गुड इवनिंग एवरीवन। आज मोर और लेस आज के दिन में हम हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट करके कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट चैप्टर 3 में अभी तक हमने टोटल 3 कॉन्सेप्ट देखे। पहला कॉन्सेप्ट नंबर था हमारा स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी ऑन टोटल अप्रोच बेसिस, ऑन इंक्रीमेंटल अप्रोच बेसिस। ये दोनों कॉन्सेप्ट थे। इन दोनों के सब हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में सारे के सारे कंप्लीट कर डाले थे। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा फैक्टरिंग सर्विस स्टार्ट किया था। फैक्टरिंग सर्विस हमने समझने के लिए एक एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने एक स्टूडियो पायरेट और टीवी टोक्यो का एग्जांपल लिया था। इसमें स्टूडियो पायरेट हमारा सेलर था और टीवी टोक्यो हमारा डेटर था। ओके, इसमें हमने अलग अलग चीज की बात की थी। मैं यहाँ पे मेन चीज की बात कर लेता हूँ कि स्टूडियो पायरेट ने टीवी टोक्यो को 100 करोड़ का इनवॉइस दिया था। अब टीवी टोक्यो ने उनको बोला था कि हम 120 दिन के बाद आपको ये पेमेंट कर पाएंगे, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे स्टूडियो पायरेट के पास एक अपकमिंग प्रोजेक्ट था। उस अपकमिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको प्रीवियस जो भी उसका इनवॉइस था उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो वो अपकमिंग प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है कि उसको पेमेंट सबसे पहले करना है एनिमेटर्स को, वॉइस एक्टर को, साउंड डिजाइनर को। ठीक है, और अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए उन्हें इन सबकी ही जरूरत है, एनिमेटर, वॉइस एक्टर, साउंड। अगर उनको हर मंथली बेसिस पे उनको पेमेंट नहीं किया जाएगा तो वो क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो टीवी पायरेट क्या करता है, टीवी पायरेट 120 दिन तक वेट नहीं कर सकता है पेमेंट का, तो वो उसका फिनेंशियल सॉल्यूशन निकालता है। फिनेंशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए वो जिराया के पास जाता है। तो जिराया उसे बोलता है कि मैं तेरे को 80% अमाउंट, टोटल जो 100 करोड़ का तेरा इनवॉइस है ना, उसके सामने में 80% अमाउंट तेरे को मैं दे दूंगा, 80 करोड़ रुपीज। और 80 करोड़ रुपीज टीवी पायरेट लेके चला जाता है। अब जिराया उस इनवॉइस को 120 दिन के बाद टीवी टोक्यो के पास जाके लेके जाता है और कहता है कि 100 करोड़ का पेमेंट अब तुम मुझे कर लो और ये इनवॉइस ले लो। ठीक है, अब जिराया पैसे ले आया। जिराया कौन था इस पूरे केस में? एक फैक्टर था। फैक्टर ने क्या काम किया कि उसको पैसे चाहिए थे, उसने उसको पैसे दे दिए, और जब टाइम हुआ तब उसने टीवी टोक्यो के पास जाके वो पैसे ले लिए। डन। अब स्टूडियो भागा भागा आया कि आप 100 करोड़ ले आए, मेरा पेंडिंग अमाउंट दे दो, आपने तो सिर्फ 80% एडवांस दिया था। तो जीराया ने बोला, सुन बेटा, पहली बात तो तेरा इनवॉइस था 100 करोड़ का, उसमें से मैंने तुझको 80% अमाउंट दे दिया था, अभी 20 करोड़ मेरे पास से। हाँ, तो वो बोले हाँ, तो वो 20 करोड़ दो। तो जीराया बोला, मैं यहाँ धर्मशाला खुल के नहीं बैठा हूँ, मैं भी यहाँ धंधा कर रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है, तो क्या करें हम? तो जिराया ने बोला, सबसे पहले तो मैं कमीशन चार्ज करूंगा। किस बात का कमीशन चार्ज करोगे आप? तो ये जो 100 करोड़ लाने के लिए मुझे जो कष्ट हुआ है, मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई है, उसके लिए मैं 2% कमीशन चार्ज करूंगा। तो जीराया 2 करोड़, 100 करोड़ के 2% के हिसाब से 2 करोड़ कमीशन चार्ज करेगा। बाद में जीराया क्या बोलेगा, जो 80 करोड़ रुपए मैंने तेरे को एडवांस दिया वो मुफ्त में तो आता नहीं है, उसके लिए इंटरेस्ट लगता है। अगर तू यही इनवॉइस बैंक में लेके गया होता तो बैंक वाला तेरे से क्या मांगता है? इंटरेस्ट मांगता है ना। तो बेटा तू मेरे को इंटरेस्ट दे, मुझे तू इंटरेस्ट दे। तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया था 10% के हिसाब से 120 डेज का 2.67 करोड़। उसने बोला चलो ये भी काट लो। अब पेंडिंग अमाउंट कितना बचा? 50.33 करोड़। इतना पेंडिंग अमाउंट बचा जो जिराया वो स्टूडियो को दे देगा। ठीक है, इस हिसाब से हमने पूरा फैक्टरिंग का समझा था। फैक्टरिंग क्या है? एक थर्ड पर्सन, एक थर्ड पार्टी जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो बैंक हो सकता है, वेंचर बैंक हो सकता है, बाद में स्मॉल फाइनेंस बैंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ए टू जेड। वो क्या बोलेगा कि तेरे को अभी पैसा चाहिए तो वो मैं पैसा तुझे देता हूं, बट ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। जो तेरा इनवॉइस तूने 100 करोड़ का ड्रॉ किया है ना, उसके सामने दे रहा हूं। ऐसा मत समझ मैं तेरे को लोन दे रहा हूं, मैं तेरे को एडवांस दे रहा हूं एक तरीके से। तो फैक्टर का काम क्या है? एडवांस देना। पहला फैक्टर का पहला काम क्या है? एडवांस देना इनवॉइस के अगेंस्ट। दूसरा काम उसका क्या है कि जो भी वो इनवॉइस है उसको विड्रॉ करवाना, मतलब कि जिसके पास से उसको पैसा लेना था स्टूडियो को, उसके पास से उसको वो अमाउंट कलेक्ट करवाना। ठीक है, अब अब हाँ, अब जिराया ने बोला, भाई इसमें बेड डेट होगा तो कौन लेगा? मतलब कि बेड डेट हुआ, अगर टीवी टोक्यो ने बोल दिया भाई मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, जिराया को बोल दिया, तो बेड डेट तू बेयर करेगा या मैं बेयर करूंगा? तो स्टूडियो ने बोला, यार मैं ही बेयर करूंगा या तू बेयर करेगा, मैंने तो तेरे को इनवॉइस दे दिया, तू ही बेयर करना। ठीक है, तो जिराया बोलता है नहीं, अगर मैंने बेयर किया तो मुझे हाई हाई कमीशन चाहिए, मैं वो एक एक्सपेंसिव है। तो तब है ना, दो टाइप के फैक्टरिंग सर्विस का इजाद हुआ। कौन सा हुआ? पहला रिकोर्स और दूसरा नॉन रिकोर्स। रिकोर्स क्या बोलता है कि बेड डेट है ना, वो स्टूडियो मतलब कि जो सप्लायर है वो बेयर करेगा। नॉन रिकोर्स बोलता है कि जो हमारा बेड डेट का पोर्शन है वो हमारा
जो फैक्टर है वो बियर करेगा। रिकोर्स क्या है, एक रिस्की ऑप्शन है क्योंकि इसमें बेड डेट हमारे स्टूडियो को बियर करना आएगा, और नॉन रिकोर्स एक सेफर ऑप्शन है ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ सप्लायर। रीजन कि इसमें जो भी बेड डेट होगा वो हमारा फैक्टर, जो हमारा फैक्टर होगा वो बियर करेगा बेड डेट को। रिकोर्स चीपर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है, जबकि नॉन रिकोर्स एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है जहां पे हमारा जो बेड डेट है वो फैक्टर बियर करता है। देन ऐसे दो टाइप थे, हमने देखा था एक जगह बोला था नॉन रिकोर्स बेसिस पे, एक हमारा अभी क्वेश्चन एक आएगा क्वेश्चन नंबर 17, वहां पे रिकोर्स बेसिस बोला है। अगर आपको इन दोनों चीजों के मतलब नहीं पता है तो एट द एंड क्या होगा, एट द एंड एक ही चीज होगा कि आप सम गलत करके आओगे। अगर वहां पे रिकोर्स बेसिस लिख दिया और बाद में कुछ लिखा नहीं है तो आप बेड डेट को सेविंग में डाल दोगे, हालांकि बेड डेट को सेविंग में नहीं डालना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। ओके, नॉन रिकोर्स बोला है और आप रिकोर्स समझ के आ गए तो आप क्या करोगे, बेड डेट आप नहीं लोगे, एग्जाम्पल के अंदर बेड डेट को एज ए सेविंग आप नहीं डिक्लेयर करोगे। देन तो आपको इन दोनों का टर्म्स पता होना चाहिए। उसके बाद हमने एक छोटा सा चार्ट समझा था, ओके, उसको फिर से समझाने की कोई जरूरत नहीं लगती है मुझे। स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या बोला था, एक जगह सेविंग लिख देंगे, एक जगह कॉस्ट लिख देंगे, और जो भी हमारा लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा उसको हम नेट बेनिफिट या नेट लॉस बोलेंगे, ठीक है। समटाइम्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि नेट लॉस आ रहा था, मतलब कि एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो रही थी, बट वो एक्स्ट्रा इनकर कॉस्ट के जो परसेंटेज थे, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट के जो परसेंटेज थे उससे क्या हो रहा था, वो हम अगर बाहर से कैपिटल लेके आते तो उसके ज्यादा थे, मतलब कि बैंक से वो 12% या 10% पे फाइनेंस कर रहा था, और फैक्टर हमें 10% पे दे रहा है तो मैं फैक्टर चूज करूंगा। अगर फैक्टर मुझे 10% पे दे रहा है और बैंक मुझे बोल रहा है भाई मेरे से तो 8% पे लोन लेके जा, तो फैक्टर उस टाइम पे मुझे महंगा पड़ेगा, तो हमने बैंक लोन को चूज किया था। लास्ट 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 लेक्चर आप देख लेना, उसमें आपको वो दोनों टाइप के सम मिल जाएंगे। ओके, अब हमने एडवांस निकालना सीखा था, हमें जो ये इंटरेस्ट निकालना है और यहाँ पे डिवाइड करने के लिए जो हमें एडवांसेस चाहिए इफेक्टिव रेट के लिए, तो एडवांसेस और इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे कुछ चाहिए था, तो उसके लिए हमने है ना ये ड्रॉ किया था। ओके, मैंने ये कॉन्सेप्ट में ड्रॉ कर लिया, आप भी अपनी कॉन्सेप्ट बुक के अंदर ड्रॉ कर लेना। ओके, ये क्या बताता है, अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, एडवांस हमें निकालना है जिससे हमारा इंटरेस्ट और एडवांस दोनों पोर्शन हमें मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, सबसे पहले आप एवरेज रिसीवेबल्स ले लीजिए, ठीक है। एवरेज रिसीवेबल्स ले लिए, उसको माइनस कर दीजिए कमीशन से और रिजर्व से, तो आपको मिल जाएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांसेस। उसको आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट कैसे ढूंढेंगे, यहाँ जो आपका अमाउंट अवेलेबल है इंटरेस्ट के लिए उसको आप एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाई 363 इंटू इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। एडवांसेस आपका होगा जो इन दोनों को माइनस कर देंगे। इफेक्टिव रेट ढूंढना है तो क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कौन सा, जो हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट होगा, जो भी हमारे इंटरेस्ट इस केस में आएगा वो 45 या 30 डेज का होगा या 70 डेज का होगा। अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो उसको मुझे यहाँ पे लिखने के लिए एनुअल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो एनुअल इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं एनुअल इंटरेस्ट, तो आपका क्लियरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। एनुअल इंटरेस्ट, ओके, एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पे लेंगे, डिवाइड बाय हम यहाँ पे जो भी हमारा एडवांसेस का पोर्शन आया होगा उससे डिवाइड करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 मिलेगा। वन मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये एनुअल इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा आएगा नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट ऑब्लिक नेट लॉसेस इनटू डिवाइड बाय एडवांस इनटू 100। ओके, एक लास्ट टाइम हमने समझ लिया था ऊपर ऊपर से कि एडवांस हम यहाँ का ले रहे, अब ये एडवांस होगा 45 डेज या और 60 डेज और 70 डेज, मतलब कि जो एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा उसका ये एडवांस होगा। यहाँ पे जो एडवांस आएगा वो एवरेज कलेक्शन पीरियड के हिसाब से आएगा एडवांसेस। डन, अब ये एवरेज कलेक्शन के पीरियड के हिसाब से एडवांसेस है, और हमारा जो यहाँ पे नेट बेनिफिट या नेट लॉस आ रहा है, ये नेट बेनिफिट या नेट लॉस वो ईयरली बेसिस पे आ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं पड़ जाएगा, तो नहीं पड़ेगा। एक चीज समझो, आपने कभी ओडी ओडी ओवरड्राफ्ट के बारे में सुना है, ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट है, आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट 10 लाख रुपीज की है, अब आप उसमें से यूज करते हो 5 लाख रुपीज पर मंथ। अब
आपने फर्स्ट मंथ में गए 5 लाख रुपए निकाले, ओके, एक महीने में आप मान लो 10% इंटरेस्ट है, 10% नहीं, अपने ले लेते हैं 1% पर मंथ इंटरेस्ट है, ये पर मंथ इंटरेस्ट है, ओके, मतलब कि पूरे साल का इंटरेस्ट है 12% है। अब ये 5 लाख रुपए है, आपने पहले मंथ उठाए, जाके निकाले, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा पहले महीने का? 5,000 रुपीज, ओके। आपने फर्स्ट मंथ के एंड में जाके ये 5,05,000 का पेमेंट कर दिया, ठीक है। देन सेकेंड मंथ आया, सेकेंड मंथ में आपने फिर से 5 लाख उठा ली और उसके ऊपर आपने 5,000 का पेमेंट कर दिया और आपने एट द एंड 5,05,000 का टोटल पेमेंट कर दिया। एक्चुअली में आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आप क्या कर रहे हो, आपने 5 लाख का टोटल लोन लिया है और उसके ऊपर आपने 2% इंटरेस्ट ऑफ 2 मंथ, 2 मंथ का टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? 2%, वो आपने पे किया है। एक्चुअली में यही शो हो रहा है, एक्चुअली में देखने जाए तो यही हो रहा है कि आप 5 लाख रुपए उठा रहे हो और 5,000 रुपीज पर मंथ। मतलब कि सिनारियो कैसा है, ये तो आपका स्टेटमेंट ऐसे आएगा, आपका सिनारियो ऑलवेज ऐसा रहेगा। एंड में पेमेंट कितना किया, तो यहाँ पे 5,000 का पेमेंट किया, यहाँ पे 5,000 का पेमेंट किया, टोटल पेमेंट किया 10,000 का, ठीक है। ये आपका सिनारियो कि आपने 10,000 का टोटल किया। तो जो हमारा फैक्टर है वो क्या हमें 9 लाख हर महीने देता है? तो फैक्टर क्या करता है, उसका भी 1% पर मंथ का एनम पर मंथ हमारा इंटरेस्ट जा रहा है। अब वो पहली साइकिल, हमने साइकिल की बात की थी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड की साइकिल 60 डेज की है और 60 डेज के लिए वो हमें 9 लाख रुपए दे रहा है और 9 लाख का 1% इंटरेस्ट होता है 9,000 रुपीज, ठीक है। बाद में दूसरी साइकिल जो 61 से लेके 120 डेज की होगी, उस टाइम पे वो फिर से हमें 9 लाख दे रहा है क्योंकि हम एवरेज कलेक्शन पीरियड ले रहे हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्या होता है, इवनली 60 डेज का पेमेंट मुझे इतना ही चाहिए, तो इतना ही हमारा एडवांस होगा, वो भी 9,000 होगा, तो यहाँ इन टोटल में 18,000 होगा। अब क्या इसका मतलब हमने 18 लाख रुपए पूरे ले लिए? नहीं लिए। एक्चुअली में हमने क्या किया, 9 लाख ऑन एन एवरेज लेते रहे, जिसके ऊपर मैंने 2 महीने का इंटरेस्ट 18,000 भरा है, तो मेरा ऑन एन एवरेज 12 महीने का भी 9 लाख ही होगा और 9 लाख का 12% होगा। 9 लाख का 12%, 1,08,000 रुपए, ये मेरा इंटरेस्ट अमाउंट होगा, ये मेरा इंटरेस्ट अमाउंट होगा और ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इसमें होगा 9 लाख रुपए ही। देख लो 9 लाख इंटू 12% करो, आपका 1,08,000 आएगा और आप डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो लेके जाओगे, सिर्फ है ना आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगा, जो अननेसेसरी थिंग है, जो एक है ना लूप है, वो लूप की वजह से आप उसको प्रिंसिपल कंसिडर नहीं कर सकते। डन। तो इसलिए यहाँ पे जो हम एडवांस लेते हैं वो एवरेज रिसीवेबल्स का लेते हैं, क्योंकि आप ऐसा समझो इसको हम वन टाइम लोन की तरह देखते हैं कि हमें जो ले रहे हैं ना वो वन टाइम ले रहे हैं, 60 डेज पे हम पेमेंट कर देंगे, 60 डेज के बाद 61 डेज पे जाके उसको फिर से नया बिल देंगे, नए एवरेज का नए नए इन्वॉइसेस देंगे और वो फिर से हमें अपना 80 या 90% एडवांस 9 लाख के रूप में हमें फिर से दे देगा, ओके। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारा मोर और लेस खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, सुकृति लिमिटेड है, एनुअल क्रेडिट सेल 75 लाख का, एक्चुअल क्रेडिट टर्म है 30 डेज की, बट इट इज मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल हैज बीन पुअर, उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर है। एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है 60 दिन में, एवरेज कलेक्शन पीरियड अबाउट 60 डेट, बेड डेट है हमारा 1% ऑफ टोटल सेल। फैक्टर has offered to take over the task of debt admin and credit checking at annual fee of 1.5% of credit sale, okay. Sukriti Limited estimate that it 45,000 वो एडमिन कोस्ट पे सेव करेगी, ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड बी कम टू ओरिजिनल क्रेडिट पीरियड 30 डेज, ओके। इस लाइन का है ना यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर एवरेज कलेक्शन पीरियड कम बैक टू द ओरिजिनल क्रेडिट ऑफर टू द 30 डेज, ये लाइन है ना अननेसेसरी थिंग है। मैं बताता हूँ क्यों। हमने लास्ट में क्वेश्चन 16 गिना था, उसके साथ मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा इसको। बेड डेट वुड कम टू, बेड डेट वुड कम टू 0.5% ऑन अ रिकोर्सिस बेसिस। रिकोर्सिस बेसिस अभी समझ में आया, रिकोर्सिस बेसिस का मीनिंग होता है जो बेड डेट का पोर्शन होगा वो बियर करेगा हमारा सप्लायर, मतलब कि जो फैक्टर को हायर कर रहा है वो बंदा ये बेड डेट का बियर सप्लायर करेगा। हाँ, बट यहाँ हमें क्या सीखने को मिलेगा कि बेड डेट हमारा 1% था, वो 0.5% हो गया है, तो 1 माइनस 0.5%, तो 0.5% का हमारा सेविंग हो गया है। देन okay, factor would pay net advance 80% of the company at annual interest of 12%,
आफ्टर विथ होल्डिंग रिजर्व एंड 10%। क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमारा जो फैक्टर है ना वो 10% अपने पास रिजर्व रखेगा। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा एडवांस अवेलेबल कस्टमर के लिए उसका 80% भी वो अपने पास ही रख लेगा। 80% ऑफ द उसका 20% अपने पास रख लेगा और जो 80% वाला पोर्शन होगा ना एडवांस का 80% पोर्शन वो पेमेंट करेगा। तो ये 10% और 80% में कंफ्यूज मत होना। ये 10% है अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांसिस, नहीं ये है, ये जो 10% है वो टोटल क्रेडिट सेल का 10% है और ये जो 80% है ना ये है अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांसिस का। ओके डन, हटा देते इसको। सुकृत लिमिटेड इज करंटली फाइनेंस रिसीविंग फ्रॉम ओडी कोस्टिंग 10% पर ईयर। सुकृत लिमिटेड राइट नाउ क्या करे 10% का ओडी उठा रहा है। विल कंटिन्यू फाइनेंस द बैलेंस फंड नीडेड, मतलब कि जो भी फंड फैक्टर ने रोक के रखा है, जो भी फंड फैक्टर ने रोक के रखा है वो ओडी से वो अपने आप को फाइनेंस करेगा। क्या लिखा है यहाँ पे फिर से बारे, फाइनेंस द बैलेंस फंड। बैलेंस फंड का मतलब फैक्टर हमें जो 10% और यहाँ पे जो 20% रोक रहा है मतलब अराउंड अराउंड 30%, लेमन लैंग्वेज में 30%, ठीक है वो 30% नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बैलेंस फंड होगा नीडेड विच इज नॉट फाइनेंस बाय फैक्टर, जो फैक्टर नहीं फाइनेंस करेगा थ्रू आउट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वो अपने ओडी से वो हमारा ओडी से वो लेके आएगा सप्लायर। इफ अकरेंस ऑफ क्रेडिट सेल इज थ्रू आउट द ईयर कंप्यूट वेदर द फैक्टर सर्विस शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड विथ 360 डेज इन ईयर, 360 दिन है उसके हिसाब से हमें गिनना है। स्टार्ट करते अब। हाँ सबसे पहले ये वाली जो लाइन है ना वो बेकार है। क्यों मैंने बोला, अब है ना क्वेश्चन 16 में आओगे ना जो हमने लास्ट में गिना था, क्वेश्चन 16 क्या बोलता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे लाइन लिखिए पेमेंट पीरियड गारंटीड बाय फैक्टर इज 45 डेज। पेमेंट पीरियड गारंटेड बाय फैक्टर इज 45 डेज। इसका मतलब क्या होता है, जो भी पेमेंट पीरियड है वो 45 डेज के अंदर करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, ये जो है ना विथ होल्ड करके 20% अपने पास जो विथ होल्ड करके 80% एडवांस इसका पेमेंट करेगा ना ये 45 डेज के अंदर करेगा। ठीक है इसका मतलब ये होता है। जबकि हमारा क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, हमारा क्रेडिट पीरियड कम हो गया बट उसने ऐसा नहीं बोला है कि वो हमें पेमेंट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, पेमेंट हमारा है ना फर्स्ट डे पे ही वो कर डालेगा। मतलब कि मैंने यहाँ पे इनवॉइसेस दिए उसने मुझे पेमेंट कर डाला। इसलिए कोई भी है ना क्या मत करना, 60 डेज यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड है, यहाँ पे 30 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड, 60 माइनस 30 डेज का सेविंग मत करना, ये मत करना। वहां पे पेमेंट की गारंटी नहीं लिखी है, वहां क्या बोला है वो एवरेज कलेक्शन पीरियड कम कर देगा। ठीक है वहां पे ऐसा नहीं बोला है वो पेमेंट गारंटीड 30 दिन के अंदर कर देगा। इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन से क्या पता चलता है कि वो हमें फर्स्ट डे ही पेमेंट पूरा का पूरा कर देता है। फर्दर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर कमेंट डालना, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे क्वेश्चन 60 और 70 मुझे यूनिक नहीं लगता है, तब भी मैं क्या करता हूँ FM यूनिक क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन 16 एंड क्वेश्चन 17 का एक कंपैरिजन मैं आपको बना के दे दूंगा एक वीडियो के अंदर। ओके डन। और आप देखोगे क्वेश्चन 16 के अंदर है ना एक वर्ड का यूज हुआ है नॉन रिकोर्स, और क्वेश्चन 17 के अंदर है ना एक वर्ड का यूज हुआ है रिकोर्स बेसिस पे। मतलब ये जो हमने टर्म समझी थी ना हमारे कॉन्सेप्ट के लेक्चर में वो काम में आई। मुझे नहीं पता है कितने सर यूट्यूब पे या पर्सनल जो आप परचेस करते हो वहां पे समझाते हैं कि नहीं समझाते टर्म, आई डोंट नो। ओके ठीक है बट मैंने समझाया है और मैंने उसका प्रैक्टिकल यूज आपको यहाँ पे बता दिया है, तो शायद ही कोई करता होगा ये सब कोई कि ऐसे प्रैक्टिकल चीज को इंटरलिंक करता होगा। डन। तो अब ये हम क्वेश्चन स्टार्ट करते गिनना। क्वेश्चन नंबर 17 डन। स्टार्ट करते। यूनिक क्वेश्चन में 16 17 लिख दिए, चल दिए दिसंबर में। जनवरी 26 अटेम्प्ट जो भी दे रहे हैं उनके लिए ये सीरीज एक बेनिफिट देगी मुझे लगता है। ये छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना ऐसी ही छोटी छोटी चीजें ना पढ़ने से होती है।
तो उसकी वजह से आप है ना 40 से 45 मार्क्स लाने में चूक जाते हो, और 60 और 55 और 60 मार्क्स लाने में चूक जाते हो। 55 से 60 जाने में ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको है ना बहुत प्रॉब्लमेटिक करती हैं। ठीक है, अ, हमें बनाना है सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एवल्यूएशन ऑफ फैक्टर प्रपोजल। पर्टिकुलर रुपीस, ये मैं सम गिन रहा हूँ। एग्जैक्ट आपको है ना एग्जाम पे अगर कोई ऐसा सम आता है तो इसी हिसाब से गिनना है। ठीक है, मैं उसी हिसाब से गिन रहा हूँ। को लगता है इसमें हैंड जेस्चर का ऑप्शन ऑफ हो गया है क्या? गन चलेगा, चलो ना। एक जगह हम लिखेंगे सेविंग, एक जगह हम लिखेंगे पूरी की पूरी सारी कॉस्ट। डन। हर चीज के लिए हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे ताकि आपको है ना कंफ्यूजन ना हो। सुकृत लिमिटेड हैज एनुअल क्रेडिट सेल 75 लाख का एक्चुअल क्रेडिट टर्म 30 डेज की, बट इट इज मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल पुअर, बैड डेट हो गया। सिर्फ अभी फर्स्ट लाइन का कोई काम नहीं, सेकंड लाइन पे आ जाओ। एनुअल फी ऑफ 1.5% ऑफ क्रेडिट सेल। सबसे पहले एनुअल फी लेगा 1.5%, तो एनुअल फी 1.5%। ओके, तो 75 लाख का क्रेडिट सेल है इंटू 1.5%, 75 लाख इंटू 1.5%, 112500, इतना हमारा एनुअल फीस होगा। उसके बाद पहला इस चीज का काम खत्म हो गया। सेकंड हम कर देते, ये वाली लाइन हमारे लिए बेकार है। ओके, ये वाली लाइन हमारे लिए पूरी बेकार है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, सुकृत लिमिटेड एस्टिमेट दैट वुड बी सेव रुपीज 45,000, सेव करेंगे 45,000 एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पे। तो सेविंग वाले पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 45,000 रुपीज। Then bad debt would come to 0.5% on a recourse business। तो हम अब कैलकुलेट करेंगे बैड डेट का। बैड डेट 75 लाख रुपीस का टोटल क्रेडिट सेल है। ओके, मल्टीप्लाई 1% ओरिजिनल बैड डेट था हमारा ओरिजिनल, और माइनस 0.5% हमारा गिवन था, जिससे हमारा रिड्यूस हो गया, मतलब 75 लाख इंटू 0.5%, तो 37500। डन। इतना हमारा बेड डेट पे सेविंग हुआ। ऐसे ना गिनना हो तो आप इसको ऐसे गिन सकते हो। बेड डेट जब हमारा पूरा का पूरा काम इन हाउस होता था तब हमारा बेड डेट लगता था 75 लाख के ऊपर 1%, 75,000 माइनस इन फैक्टर। जब हम फैक्टर लेके आए तब क्या हुआ, 75 लाख का इंटू हमारा अब कितना लगने लगा 0.5%, तो ये हो जाएगा आपका 37,500, अरे 37,500। तो टोटल नेट सेविंग हमारा होगा 37,500 ऑन अ बेड डेट। डन। ये हमारा बेड डेट का कैलकुलेशन हो गया। तो ये बेड डेट, इसका भी काम खत्म हो गया और नीचे वाला का भी काम खत्म हो गया। ओके, अब हमारा सिर्फ एडवांसेस का बाकी है, और एक और चीज बाकी है एवरेज कलेक्शन पीरियड का। इंटरेस्ट ऑन एवरेज कलेक्शन पीरियड, या फिर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, टोटल हमारा क्रेडिट सेल है 75 लाख का। हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है 60 डेज का, माइनस हमें फैक्टर कितने दिन में पैसे दे रहा है, तो 0 डेज पे, मतलब क्योंकि वो पहले दिन पे आके पेमेंट कर ले रहा है, तो उसका कोई भी एवरेज कलेक्शन पीरियड रिड्यूस नहीं होगा। डिवाइड बाय 360 डेज इनटू परसेंटेज, हमारे हमें कॉस्ट ऑफ इसके यूज करने हैं, ये वाले ओडी के। ओवरड्राफ्ट कॉस्टिंग 10%, हम 10% के हिसाब से ओडी को पेमेंट करते हैं, तो हमारा नेट ब्लॉक यहाँ पे 10% ही रहेगा।
ओके, 75 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 10%, तो ये आपका हो जाएगा 1,25,000। डन, समझे आप? देखो 75 लाख 60 डेज हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है, उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना भी हो मुझे नहीं फर्क पड़ता है, वो मुझे पैसे कितने दिन में दे रहा है, 0 डेज पे। ओके, वही मैंने यहाँ पे समझाया। यहाँ पे क्या लिखा है, पेमेंट पीरियड गारंटेड, वो मुझे पेमेंट कर देगा 45 डेज के अंदर अंदर, मतलब उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज का हो गया, कि वो मुझे एवरेज कलेक्टली 45 डेज में कलेक्ट करके मुझे दे देगा। बट इस केस में उसने ऐसा नहीं बोला कलेक्शन है, उसने बोला वो 30 दिन में है ना ले आएगा, लेकिन वो फर्स्ट डे पे ही हमें एडवांस का पेमेंट कर देगा। ठीक है, एनुअल फीस 112500। डन। अब एनुअल फीस आ गई, ये आ गया, अब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस गिनना है। एक हमारा आएगा इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और एक और इंटरेस्ट आएगा, उसके लिए हम अभी बात करते हैं। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला वर्किंग नोट वन बनेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा एवरेज रिसीवेबल। हमारे कितने रिसीवेबल है एवरेज, तो 75 लाख। अब आपको पता चलेगा वो 30 दिन क्यों दिया था, वो 30 दिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए दिया था, 30 डिवाइड बाई 360, मतलब उसका काम क्या है, वो 30 दिन हमें सिर्फ एवरेज रिसीवेबल, ये जो 30 डेज है ना, उस ओनली फॉर हमें एवरेज रिसीवेबल कैलकुलेट करने के लिए दिया था। ठीक है, तो 75 लाख इंटू 30 डिवाइड बाई 360, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये लाइन पूरी काम की भी नहीं है और आधी काम की है, 6,25,000। ठीक है, समझो मैं 60 दिन में कलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन वो तो 30 दिन में कलेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे एवरेज रिसीवेबल 30 दिन से, अब मैं हर 30 दिन में 6,25,000 का कलेक्शन करवाऊंगा उसके पास से। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस करूंगा कमीशन 6,25,000, टोटल हमारे एवरेज रिसीवेबल थे 30 दिन के, और हमारा एनुअल फीस, कमीशन नहीं एनुअल फीस है हमारा यहाँ पे, एनुअल फी वो होगी 1.5%। ओके, ट्राई करना कि जो एग्जामिनर ने वहां पे नाम दिया है ना, हम वही लिखे, 9375, 6,25,000, 1.5%, 9375। एनुअल फीस के बाद हम माइनस करेंगे रिजर्व, तो रिजर्व हमारा कितना है, हम कितना रिजर्व रखेंगे, विथ होल्डिंग का रिजर्व 10%, तो रिजर्व है हमारा 10%, तो 6,25,000 इंटू 10%, तो ये हमारा हो जाएगा 62,500, तो ये हमारा आ जाएगा 6,25,000 माइनस 9375 माइनस 6 लाख, तो ये हमारा आ जाएगा 553,125। ये क्या है, ये इतना अमाउंट हम एडवांस के लिए अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस। अब हम एडवांस कितना देंगे, तो इसने बोला है सिर्फ हम एडवांस देंगे 80% ऑफ द कंपनी, नेट एडवांस हम पेमेंट करेंगे 80%, तो यहां मैं इंटू 20% करूंगा, 20% ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, तो मुझे 80% नेट एडवांसेस मिल जाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट एडवांसेस, नेट एडवांसेस ये क्या है, 80% अमाउंट है, तो इसका 20% हमारा होगा 1106 माइनस इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 442500। तो इतना एडवांस हमारे लिए, नेट एडवांस इतना 80% हमारे लिए अवेलेबल है। इसके ऊपर हम अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो पर एनम हमारा इंटरेस्ट जा रहा है 12% के हिसाब से, हमें 12% के हिसाब से पेमेंट करना रहता है इंटरेस्ट का। कितने दिन में है ये एडवांस, वो हमें लाके देता है 30 दिन में, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 442500 इंटू कितना था 12% इंटू 30 डिवाइड बाई 360, हम कितने दिन का उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, सिर्फ 30 दिन का, क्योंकि वो 30 दिन में हमारा साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो 4425
4500 इंटू 12%, पूरे साल का ये इंटरेस्ट हुआ 53100 इंटू 30 डिवाइड बाई 360, तो ये हमारा हो जाएगा 4425। तो हमारा अमाउंट अवेलेबल एडवांस हमें कितना मिलेगा, एडवांस हमें मिलेगा 442500 438875। डन, इतना हमें एडवांस मिलता है। और हमारा इंटरेस्ट है 30 दिन का 4425, ये हमारे 30 दिन का इंटरेस्ट है 4425 इंटू इंटू 360 डेज पूरे साल के लिए, और ये 30 दिन का एडवांस है तो डिवाइड बाय 3। तो आप करोगे 4425 इंटू 360 डिवाइड बाय 30, तो ये आपका आएगा 553100। देन ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। ओके, अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे। सुकृत लिमिटेड is currently financing its receivable from OD costing 10% per year, okay, and will continue to finance, वो अब कंटिन्यू करेगा फाइनेंस द बैलेंस फंड नीडेड, जो हमारा बैलेंस फंड नीडेड है, विच इज नॉट फाइनेंस बाय अ फैक्टर, जो हमारा फैक्टर फाइनेंस नहीं कर रहा है, थ्रू आउट टू द ओडी फैसिलिटी, थ्रू आउट टू द ओडी फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी से हम निकाल के उसको देंगे। तो अब यहाँ पे आ जाओ, हमें चाहिए थे कितना, हमें 30 दिन के लिए कितने पैसे चाहिए थे, 6,25,000, उसने हमें दिए कितने पैसे, 442500। डन, शिट, पूरा क्वेश्चन नंबर 17 हमने गिन लिया एंड हमारा प्रॉब्लम हो गया कि हमारा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। पूरा क्वेश्चन 17 गिन लिया और रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। 1 मिनट देना, एक छोटा सा ग्लिच लास्ट में हो गया, आपको यहां से बाकी मैंने देख लिया है। देखो, मुझे पैसे कितने चाहिए थे फैक्टर से, 6,25,000 30 दिन के हिसाब से, उसने मुझे दिए कितने, उसने मेरे को अवेलेबल इतना अमाउंट करवाया 442500। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस करूंगा तो कितना आएगा, 182500। इतना मेरा आ, आ, इतना मेरा अमाउंट कम है, मतलब कि इतना मेरा अमाउंट कम है, इतना उसने मुझे अमाउंट कम दिया है। अब ये कम अमाउंट को मेरे को फाइनेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सम देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि आप ये वाला जो फाइनेंस है ना, ये आप करोगे 10%, जो ओडी है ना वहां से आप लेके आओगे 10% के हिसाब से। तो 620 माइनस 42500 इंटू 10%, तो 18250। तो बाद में सेविंग का टोटल कर लिया, कॉस्ट का टोटल कर लिया, तो आपको नेट बेनिफिट मिल जाएगा। दैट since the saving to the firm is rupees 23650, therefore proposal should be accepted, या फैक्टर proposal should be accepted। इतना था, हमने इतना ही कवर किया है। ठीक है, इसमें क्या देखने की चीज थी कि आपको है ना 60 माइनस 30 नहीं करना है। ये जो 30 डेज है ना, सिर्फ ये एवरेज रिसीवेबल गिनने के लिए और इंटरेस्ट काउंट करने के लिए ही हम यूज करेंगे, बाकी किसी चीज के लिए नहीं यूज करेंगे। ऐसी छोटी मोटी गलती है ना 59 और 60 मार्क्स का है ना फासला तय करती है। और जब आप है ना 55 अप हो जाते हो ना, उसके बाद आईसीआई का पैटर्न चेकिंग का थोड़ा सा है ना हार्ड हो जाता है। क्यों हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो चाहती है आप 59 के आसपास क्रॉस कर दो, नेक्स्ट टाइम है ना 65 तक की आप मेहनत करो। ये मेरा अनुमान है, बाकी मैंने बहुत लोगों को देखा है अपनी लाइफ में कि 59 एफ एम एस एम, इससे पहले हमारा था एफ एम इकोनॉमिक्स, उसमें भी 59 55 56 और 57 मैंने देखा है। मैंने ही एक जन का कैसा देखा था रिजल्ट बताऊं, एफएमई को था उस टाइम का 55 57 एंड लास्ट में 59। बाद में वो न्यू कोर्स में जाके अराउंड 50 नहीं 61 या 62 लेके आया, देन वो न्यू कोर्स में डायरेक्ट पास हुआ। ओल्ड कोर्स में 59 पे आके उसको अटका दिया था। मतलब कि उसका है ना सीधा था, यहाँ पे अगर 60 आ जाते ना तो उसका ग्रुप 2 है ना 4 पेपर थे, चारों के 4 पेपर क्लियर हो जाते, बट उसका यहाँ पे नहीं आया तो सीन हो गया। और न्यू कोर्स में जब आया तब उसका कोस्टिंग का परमानेंट एग्जामेशन हो गया, पीई हो गया। अब उसको ऑडिट और एफएमएसएम में, इन दोनों में मिलके है ना 100 मार्क्स लाने थे। एफएमएसएम में वो 50 प्लस लेके आ जाता था, लेकिन ऑडिट में 40 प्लस भी नहीं आ पाते थे उसके। तो उसका अराउंड अराउंड 3 या 4 अटेम्प्ट न्यू कोर्स में उसका लगा, उसके बाद देन उसका एफएमएसएम ऑडिट क्लियर हो गया। राइट नाउ दे आर इन द सीए फाइनल, वो सीए फाइनल में है एंड उसका एसपीओएम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है, एक पेपर बाकी है। तो ठीक है, ऐसा होता रहता है। तो आज अपनी बुक में गलती कर लोगे, ये सारी अपनी बुक में ये सारी गलती कर लोगे तो एग्जाम के टाइम पे ये गलती करने से बचोगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट चलता है कि कर लो गलती। ऑडिट
राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। आज आपके जो भी सर आपको बोल रहे कि राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, इज्जत से कर लो। आज आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर दी, पता नहीं कहाँ पे है ना, हो सकता है कि राइटिंग प्रैक्टिस में एक थियरी जो भी लिखा हो वही वहां पे 5 मार्क्स में है ना एग्जाम के टाइम पे पूछ लेंगे। लास्ट ईयर सितंबर 25 में बहुत लोगों का है ना ऐसा हुआ था कि यूट्यूब पे 2-3 सरों ने है ना राइटिंग प्रैक्टिस करवाई थी एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन, और जो उन लोगों ने वहां पे क्वेश्चन करवाया था वही सेम क्वेश्चन वहां पे पूछ गया। मतलब कि SQC 1 का एक क्वेश्चन था, बाद में एक SQC 1 का क्वेश्चन था वहां पे आ गया था। देन एक आपका चैप्टर 1 के अंदर ऑडिट का 3rd या 4th पेज पे एक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट डूइंग सो समथिंग ऐसा करके है कि अगर अकाउंट मिस्टेक कर रहे हैं तो क्या करना, उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, उस पे से आ गया था। उसके अंदर लिखा हुआ है कि ट्रू एंड फेयर वैल्यू होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट की जो भी एंट्रियां है वो ड्रॉ होनी चाहिए, जनरल पर से ड्रॉ होनी चाहिए, कोई भी एंट्री ओमिटेड नहीं होनी चाहिए। वैसे 6 या 7 है ना टॉपिक के, तो वो बहुत लोगों ने वहां पे करवाए थे और वो उस दिन एग्जाम में आया भी था। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस अगर कोई आपका सर किसी भी सब्जेक्ट के लिए बोलता है इज्जत से कर लो। राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी ऐसी चीजें है ना बच जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं बचोगे, सीधी बात है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कब आया था? बहुत लंबा है। अभी जो आपका लेटेस्ट एमटीपी गया Jan 25 में, लेटेस्ट तो नहीं बोल सकते, दूर का एमटीपी है, बट एमटीपी Jan 25 में जो पूछा गया था 10 मार्क्स में उन लोगों ने दिया था। तो ये वो क्वेश्चन है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। जोमो लिमिटेड जोमो लिमिटेड करंटली हैज अ टर्नओवर 125 लाख, उसमें से 75% क्रेडिट पे उसने दिया है। एकदम इजी सम लग रहा है मेरे को देखने पे, तो बस इसका लेंथ बहुत ज्यादा है। ओके, ऐसा सम 10 मार्क्स में समझ लो, अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एक ट्वीट मैंने पढ़ा था कि सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, इंटर एंड सीए फाइनल के स्टूडेंट हो सके उतनी मेहनत कर लो, क्योंकि Jan 26 का जो अटेम्प्ट आने वाला है इस बार का वो अनएक्सपेक्टेड होगा। मतलब कि बहुत हार्ड भी हो सकता है, और अनएक्सपेक्टेड लिखा है तो बहुत इजी भी हो सकता है, बट वहां पे लास्ट में लिखा है कि जितनी हो सके उतनी मेहनत कर लेना। देन स्टार्ट करते। जोमो लिमिटेड करंटली हैज अ टर्नओवर ₹120 लाख, 75% ऑफ विच ऑन अ क्रेडिट, 75% क्रेडिट पे चलता है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80%, मतलब कि यहाँ पे हमें रेशियो दे दिया 80%, एंड द क्रेडिट टर्म ऑफर आर 2/10 नेट 30 है। ऑन द करंट सेल्स वॉल्यूम द बेड डेट आर 1%। ओके, 2% का डिस्काउंट देंगे, 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे, और बेड डेट हमारा 1% है। एंड द कंपनी स्पेंड 120 एनुअली ऑन एडमिन एंड क्रेडिट सेल इंक्लूडिंग स्टाफ सैलरी फॉर क्रेडिट चेकिंग कलेक्शन। ओके डन, बहुत सारी चीजें बोली, और ये दिस कोस्ट आर अवॉइडेबल, ये सारी कोस्ट हमारी अवॉइडेबल हो सकती है। इन एडिशन बताया कि 60% ऑफ कस्टमर अवेल 2% कैश डिस्काउंट एंड द रिमेनिंग कस्टमर टेक 60 days ऑन एवरेज टू पे आफ्टर द डेट ऑफ सेल। मतलब कि इंटरेस्टिंग समय, 60% डिस्काउंट है ना, ये 2% का जो 2% डिस्काउंट हम देते हैं ना वो अवेल करते हैं, बाकी के रिमेनिंग है ना वो 60 days में पेमेंट करते, तो इससे हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड ढूंढने में आसानी होगी। द बुक डेट आर फाइनेंस बाय मिक्स ऑफ बैंक बोरोविंग एंड ओन फंड्स 1:1 रेशियो विद द एनुअल कॉस्ट ऑफ 50% 40% रिस्पेक्टिवली। ओके, एनुअल कॉस्ट 50% 40%, बोरोविंग से 50% और ओन फंड से 40% का हमें कॉस्ट लगता है। ठीक है, however, Zomo Limited is also considering a dynamic discontinuing for its cash customer, which might incentive more customer to pay early by increasing the discount rate. That would lead to potential reduction in a bad debt 0.8%। मतलब कि जो हम कितने का करते थे, bad debt हमारा 1% का था, वो 0.8% का हो जाएगा। एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द डिस्काउंट ऑफर 2.5%, और जो हमारा ये 2% का कैश डिस्काउंट था ना वो 2.5% हो जाएगा डिस्काउंट हमारा। बट उसके लिए वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा अपना जो कैश सेल है वो डिसकंटिन्यू कर डालेंगे और इंक्रीज करेंगे। कहाँ लिखा है डिस्काउंटिंग फॉर कैश विच माइट इन, ओके नहीं नहीं नहीं, वो अपना कैश डिस्काउंट यहाँ पे लिखा है कि डायनामिक डिस्काउंटिंग कैश कस्टमर के लिए वो क्या करेगी, विच माइट बी इंक्रेटिव मोर कस्टमर टू पे अर्ली बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट रेट, वो डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे जिससे ज्यादा लोग जल्दी पे करें। फैक्टर आएगा, फैक्टर फॉर्म हैज अ प्रपोज्ड डील विद द फॉलोइंग टर्म्स। फैक्टर रिजर्व 12%, फैक्टर अपना रिजर्व रखेगा 12% का। गारंटी पेमेंट 25 days। ओके, देखो यहाँ पे है ना शब्द यूज हुआ है गारंटी पेमेंट 25 days, मतलब हमारा जो एवरेज कलेक्शन पीरियड ढूंढेंगे माइनस ये वो हमारा इंटरेस्ट बचेगा।
इंटरेस्ट चार्ज करेगा 50%, कमीशन 4% ऑन रिसीवेबल. In addition, the company also has to option to extend the credit period for its remaining customer who do not avail a cash discount to 75 days, which might increase the sales by 10% but could result in increasing in a bad debt to 1.5%. Give. एक तो हमें कोस्ट ऑफ फंड इज एक्सपेक्टेड टू राइज 16% नेक्स्ट ईयर. ओके, गिवन हमारा जो कोस्ट ऑफ फंड है वो राइज होकर 16% हो जाएगा. सोमो लिमिटेड प्लान कर रहा है इंट्रोडक्शन लेट पेमेंट पेनल्टीज एट अ 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल आफ्टर 60 डे. जो भी बंदा 16 डेज के बाद पेमेंट करेगा वो 5% का डिस्काउंट भोगेगा. Assume 360 days. Should Zomo Limited opt for a dynamic discounting? Analyze the impact of extending credit period. Compare all option recommend. बहुत बड़ा समय, बहुत अच्छा समय, मेरे को पसंद आया. ये मेरा जाएगा यूनिक लिस्ट के अंदर. मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग समय. क्वेश्चन नंबर 21 मैं है ना नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ भी जाएगा ना 10 मार्क्स के लिए या 12 मार्क्स के लिए, तो मैं है ना नहीं सोचूंगा. हाँ बरोबर है, 10 मार्क्स के लिए ऐसा ही सम आना चाहिए. मतलब कि ये बहुत लंबा समझाने वाला है हमारा. ठीक है, तो स्टार्ट करते एक एक करके. सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन हाउस ढूंढ लेंगे, उसके बाद फैक्टर ढूंढ लेंगे, या फिर कैसे करना है इस सम को. मेरे को 1 मिनट दो, मेरे को सोच के बता दो इस सम को कैसे करते हैं. हम्म. पहले तो हम इसमें ऑप्शन फाइंड करते हैं. इन लोगों ने डायरेक्ट नहीं बताया ये ऑप्शन है. पहला ऑप्शन हमें यहाँ बोला है शुड जोमो लिमिटेड ऑप्ट फॉर अ डायनामिक डिस्काउंटिंग और अ फैक्टरिंग फॉर्म्स ऑफर. ओके, हमें डायनामिक डिस्काउंट की तरफ जाना चाहिए या हमें फैक्टरिंग करना चाहिए फर्म का ऑफर को. एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड ऑन द कंपनीज फिनेंस. ओके, मतलब कि हमारा एक स्टेटमेंट बनेगा जिसमें हम डायनामिक डिस्काउंट की डिस्कशन करेंगे. एक स्टेटमेंट बनेगा जिसमें हम फैक्टरिंग फर्म का ऑफर, जो हम फैक्टर का फर्म का ऑफर करते हैं वो करते हैं. और थर्ड हमारा बनेगा एक्सटेंडिंग द क्रेडिट पीरियड. अगर क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करते हैं तो हमें कितना बेनिफिट होता है. ठीक है, हमें 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन को कंपेयर करना है. कंपेयर करने के बाद हमें बताना है कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए इन हाउस मैनेजमेंट के साथ, डायनामिक डिस्काउंट के साथ, और एक्सेप्ट करना चाहिए फैक्टरिंग फर्म का ऑफर. डन. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सम होने वाला है. तो अभी तक अगर आप जुड़े हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सम हम गिनेंगे तो बहुत मजा आने वाली है. ओके, अब सबसे पहले है ना हम स्टार्ट करते हैं डायनामिक डिस्काउंटिंग. तो क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन 21, यहाँ हमें 3 ऑप्शन दिए. सबसे पहला ऑप्शन है हमारा डायनेमिक डिस्काउंट. ओके, मैं भी पहली बार ही गिन रहा हूं ये सब. देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है. ओके, डायनेमिक डिस्काउंट के लिए पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा क्या क्या चीजें बोली है. ओके, हाउएवर जोमो लिमिटेड इज आल्सो कंडक्टिंग डायनामिक डिस्काउंटिंग. ओके, यहाँ पे बात की अब डायनामिक डिस्काउंटिंग की फॉर इट्स केस कस्टमर विच माइट बी इंसेंटिव मोर कस्टमर टू पे अर्ली बाय इंक्रीजिंग द डिस्काउंटिंग रेट दैट कुड लीड द पोटेंशियल रिडक्शन इन बैड डेट टू 0.8%. ओके, जो भी हमारा कैश डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं 60% कस्टमर, ये हमारे जो 60% कस्टमर अवेल कर रहे हैं उनको हम 2.5% का डिस्काउंट देंगे. ओके, और हमारा बैड डेट उसकी वजह से हो जाएगा 0.5%, 0.8%. ओके, देन गिनते हैं. इजी इजी तरीके से हम इसको गिनने की कोशिश करते हैं ताकि आपको है ना ज्यादा जोड़ ना पड़े दिमाग पे. तो डायनामिक डिस्काउंट की बात कर रहे हैं. सबसे पहले एक साइड हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स और एक साइड हम लिखेंगे रुपीस. डन. अब अब जब हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो सेल से माइनस मत करना. हम हर चीज का कोस्ट ढूंढेंगे कि हर चीज को हमें करने में कोस्ट कितना लग रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमारा कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, तो हमें हर चीज का कोस्ट ढूंढना पड़ेगा कि कितना कितना कोस्ट हर चीज में लग रहा है, क्योंकि सेल से माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल कोस्ट नहीं पता चलेगा. तो सबसे पहले हमने डायनामिक डिस्काउंटिंग लिया है. तो डायनामिक डिस्काउंटिंग यहां से स्टार्ट होता है.
कि जोमो लिमिटेड कंसीडर डायनामिक डिस्काउंटिंग फॉर इट्स कैश कस्टमर, जो भी हमारा कैश कस्टमर है उसके लिए हम डायनामिक डिस्काउंटिंग लाएंगे, विच माइट इंसेंटिव मोर कस्टमर टू पे अर्ली बाय इंक्रीजिंग द डिस्काउंटिंग रेट, जिससे अर्ली डिस्काउंट हम उसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे तो वो अर्ली पेमेंट करेंगे। ओके, द कुड लीड टू पोटेंशियल रिडक्शन इन बेड डेट 0.8%, इससे हमारा बेड डेट 0.8% होगा। तो सबसे पहले हम हमारा सेविंग हमारा कोस्ट कहाँ पे लग रहा है, कोस्ट कहाँ पे सेव हो रहा है, बेड डेट हमारा कितना अब हो जाएगा 0.8%, हम कोस्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो बेड डेट वो हो जाएगा 0.8%। हमारा टोटल सेल कितना है, करंटली टर्नओवर 120 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 80%, तो 120 लाख का 80% हमारा हो जाएगा 96 लाख हमारा हो जाएगा टोटल बेड डेट। एक मिनट हो, ठीक है। तो 120 लाख का टोटल टर्नओवर है, उसमें से 75% है ना हमारा क्रेडिट सेल हो रहा है, तो बेड डेट गिनने के लिए हमें क्रेडिट सेल ही चाहिए। तो बेड डेट 120 लाख का टोटल सेल है, 75% हमारा क्रेडिट सेल होगा 125 का, 120 का इनटू हमने हमारा बेड डेट कितना हो गया 0.8। याद रखना यहाँ पे हम सेविंग नहीं गिन रहे हैं, यहाँ पे हम कॉस्ट गिन रहे हैं हर एक चीज की, तो ये हो जाएगा 0.8%। तो 120 इंटू 75% करूंगा तो 90 लाख रुपीज का हमारा क्रेडिट सेल है, उसका 0.80%, 0.8%, 120 लाख इंटू 75%, तो ये हमारा 90 लाख हो जाएगा इंटू 0.8%, तो ये हमारा हो जाएगा 72,000 का बेड डेट। 72,000 का ये हमारा हो गया बेड डेट का पोर्शन डन। बेड डेट आपको समझ में आया होगा, मैं मान लेता हूं कि कुछ नहीं था, 120 लाख का टोटल सेल था, उसका 75% करूंगा तो मुझे क्रेडिट सेल मिलेगा, और क्रेडिट सेल की वजह से जो भी क्रेडिट सेल होगा उस पर हम बेड डेट का जो भी कॉस्ट का परसेंटेज है, बेड डेट 0.8% है हमारा, तो 72,000 का हमारा टोटल बेड डेट से हमारा कॉस्ट लगा, टोटल हमारा बेड डेट हुआ 72,000। उसके बाद उन लोगों ने बात की, बट मैं ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू 2.5%, जो हमारा कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट होगा ना वो 2.5% हो जाएगा। अब कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ओके, 120 लाख का टोटल माल बेचते थे, उसमें से 75% लोग क्या करते थे, 75% लोग क्रेडिट सेल लेते थे। और आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ क्या लिखा है, 60% ऑफ कस्टमर अवेल ऑफ डिस्काउंट। देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है और रिवाइज कितने परसेंट यूज करेंगे, तो हम मानेंगे 60% ही यूज कर रहे हैं कैश डिस्काउंट का, तो इंटू 60% इंटू हमारा रिवाइज अप्रोच कितना है 2.5% का, 2.5%। ओके, ये है हमारा टोटल सेल, ये है हमारे क्रेडिट सेल के परसेंटेज। ओके, ये है हमारे क्रेडिट सेल के परसेंटेज, और ये है हमारे कैश डिस्काउंट कितने लोग अवेल करते हैं, अवेल उसके परसेंटेज, और ये हमारा है कैश डिस्काउंट का परसेंटेज। डन। अब मैं 120 इंटू 75% इंटू 60% इंटू 2.5% इंटू 1 लाख, तो ये हमारा आएगा 1,35,000 लोग, 1,35,000 का हम कैश डिस्काउंट देते हैं, मतलब कि इतना कॉस्ट हमारा और इनकर होगा। डन। तो यहाँ पे ये लाइन का पूरा मतलब हमने निकाल के निचोड़ लिया। अब समझो कि जोमो लिमिटेड ये सब करने के लिए ऑलरेडी वो है ना क्या करता था, कम स्पेंड करता था 1,20,000 एन्युअली ऑन एडमिनिस्ट्रिंग इट्स क्रेडिट सेल, तो वो तो लगेगा ही, एडमिन कोस्ट तो लगेगा ही, फैक्टर नहीं आया तब तक जितनी भी ओल्ड कोस्ट हमारी लग रही है एडमिन कोस्ट वो तो लगेगी, तो एडमिन कोस्ट 1,20,000 जो वो ऑलरेडी पे कर रहा है, कहीं पे भी ऐसा भी नहीं लिखा है कि ये हमारी कम हो जा रही है डिस्काउंट बढ़ाने की वजह से, तो एडमिन कोस्ट लगेगी। ओके, अब हमारा अपॉर्चुनिटी कोस्ट हमें गिनना है, ठीक है। ओके, अपॉर्चुनिटी कोस्ट हमें इसमें गिनना रह गया है, अब वो हम गिनेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कोस्ट के लिए इन लोगों ने क्या बोला है, बुक डेट आर फाइनेंस बाय मिक्स ऑफ बैंक बोरोविंग एंड ओन फंड्स 1:1 रेशियो। जो हमारा फाइनेंस है ना वो 1:1 से, बैंक 1/2 दे रही है और ओन फंड 1/2 दे रहा है, मतलब कि आप बोल सकते 50% बैंक बोरोविंग से आ रहा है, 50% ओन फंड से आ रहा है, ठीक है। विथ एनुअल कॉस्ट, जिसका एनुअल कॉस्ट है
50% एंड 14% रिस्पेक्टिवली, मतलब कि बैंक चार्ज करता है 50% और हमारा खुद का फंड जो है ओन फंड, वहां से चार्ज होगा 14%। देन तो अपॉर्चुनिटी कोस्ट नहीं बोलना हो तो हम इसको बोल देते हैं सीधी भाषा में कोस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल। इसके लिए हम बना देंगे वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1, ठीक है। अब वर्किंग नोट 1 का हम कैलकुलेशन करेंगे। बैंक बोरोविंग 1/2 है, 1:1 का मीनिंग होता है 1/2। ओन फंड भी है हमारा 1/2। ओके। अब अपॉर्चुनिटी कोस्ट गिनने के लिए हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट होता था, तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकाल देते हैं। तो कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल इनटू क्रेडिट सेल परसेंटेज इनटू वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। देखो आप सम देखोगे ना, तो सबसे पहले ही वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दे दिया, 80% है वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल सेल था हमारा 120 लाख इनटू क्रेडिट सेल था हमारा 75% और वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा था वो था वेरिएबल कॉस्ट कितना था 80%। डन। तो 120 लाख इंटू 75% इंटू 80%, तो हमें मिलेगा 72 लाख। मैंने अभी इसका जेन 25 का एमटीबी का ये देखा, सब मैंने पूरा देख लिया है। ये एमटीबी जेन 25 सीरीज 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका मैंने ना पूरा का पूरा देख लिया। इन लोगों ने है ना गलती कर दी है, इन लोगों ने है ना टोटल क्रेडिट सेल ले लिया है अपॉर्चुनिटी कोस्ट गिनने के लिए। कोई बात नहीं, हम भी यहाँ पे क्रेडिट सेल ही लेंगे अपॉर्चुनिटी कोस्ट गिनने के लिए। रीजन बिंग हम आईसीआई को मना नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, बट गलत है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ गलत है, हमको क्रेडिट सेल ही लेना चाहिए था। अरे हमको वेरिएबल कोस्ट ही लेना चाहिए था। ठीक है, तो हम है ना जो एमटीपी में सोल्यूशन दिया ना उसके हिसाब से ही जाएंगे। तो हमारा क्रेडिट सेल हो जाएगा 120 इंटू 75%, 90 लाख रुपीज हमारा क्रेडिट सेल हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कोस्ट ढूंढने के लिए? क्रेडिट सेल्स इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 360 डेज ही लिखते हैं अपने, यहाँ पे लिखा है क्योंकि डिवाइड बाय 360 डेज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। डन। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? एवरेज कलेक्शन पीरियड ढूंढेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड डायरेक्ट नहीं दिया। एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए क्या बोला है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है ना 2/10 नेट 30, 2/10 नेट 30, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज कलेक्शन पीरियड 10 डेज के अंदर और बाकी के लोग 30 डेज में। अरे यार ये पेन को क्या हुआ? गिव मी अ मिनट। चलो, हाँ, एवरेज कलेक्शन पीरियड इसका मतलब क्या होगा? 2/10 नेट 30, 2/10 नेट 30, इसका मीनिंग मैंने पहले भी समझाया था। और इसमें से ये डिस्काउंट अवेल कितने कर रहे? 60% अवेल दिस डिस्काउंट। देन इतना इसमें लिखा है। अब इसको हम यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्मेट में डालते तो क्या होगा? 10 डेज के अंदर 60% कस्टमर ये डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं और 30 दिन के अंदर जो रिमेनिंग 40% कस्टमर है
वो डिस्काउंट अवेल करते। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना, यही हुआ ना इसका मतलब। नहीं, गलत। ऑन द करंट सेल वॉल्यूम, कहाँ गया, ये रहा। एंड द रिमेनिंग कस्टमर टेक 60 डेज ऑन एवरेज टू पे आफ्टर द डेट ऑफ सेल। मतलब कि 30 नहीं, 60 डेज। ये जो है ना 40% कस्टमर है ना, ये कितने दिन में पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट करते हैं 60 डेज के अंदर अंदर, ये यहाँ पे लिखा है। द रिमेनिंग कस्टमर टेक 60 डेज ऑन एवरेज टू पे आफ्टर द डेट ऑफ सेल। तो 40% कस्टमर 60 डेज में पेमेंट करते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6 डेज, और 60 इंटू 40%, तो ये हमारा आएगा 24 डेज, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डेज। डन। तो हमें हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड मिल गया, क्रेडिट सेल मिल गया। अब हमें सिर्फ बैंक बोरोविंग और ओन फंड के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले बैंक बोरोविंग। क्रेडिट सेल हमारा कितना है, क्रेडिट सेल है हमारा 90 लाख, 90 लाख क्रेडिट सेल है हमारा, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज का, डिवाइड बाय 360 डेज। डन। और इनटू 50%, या इनटू 1/2। क्यों 1/2? 1/2 इसलिए, ऐसा करो, इसको समझते। बैंक बोरोविंग है 90 लाख रुपीज की, ओके। अरे, टोटल क्रेडिट सेल है 90 लाख में, 90 लाख रुपीज का, उसका 1/2 बैंक बोरोविंग से आ रहा है। तो हमें बैंक बोरोविंग से ये इतना क्या मिला, बैंक बोरोविंग से कितना आ रहा है 45 लाख रुपीज, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डिवाइड बाई 360, इनटू बैंक बोरोविंग का रेट कितना है, बैंक बोरोविंग का रेट है 15%, इंटू 50%। तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2 इंटू 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 50%। 90 डिवाइड बाई 2 45 लाख, 30 डिवाइड बाई 360, इंटू 15%। तो ये आपका हो गया 56250। एक्चुअली मैं 10 एक ज़्यादा मैंने भूल से एक्स्ट्रा लगा दिया, इसलिए 2 बार कैलकुलेशन में गलती हो गई। बैंक बोरोविंग आपका आ गया 56250, ओके। बाद में ओन फंड का भी हमें कैलकुलेशन करना है। ओन फंड से कितना आ रहा है 50%, तो 90 लाख टोटल क्रेडिट सेल, उसका 1/2 हमारा ओन फंड से आ रहा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड तो नहीं चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे हमारा रेट जो चेंज होगा, रेट हो जाएगा 40%। तो ये हमारा हो जाएगा 90 लाख डिवाइड बाई 245 लाख इंटू 30 डिवाइड बाई 360, ये हमारा हो जाएगा 3.75 लाख इंटू 40%। ये हमारा हो जाएगा 52,500। तो टोटल हमारा कॉस्ट आ जाएगा 52,500 प्लस 56250, 1,08,750। ओके। टोटल फाइनेंस कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो भी बोलना है वो आप बोल सकते हो। तो ये हमारा आ गया 108,750, ओके। और इसी के साथ हमारे पहली पॉलिसी का कैलकुलेशन है ना, पूरा डन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट 72,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,08,750, 72,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,08,750 माइनस 10875 प्लस 108,750, 435,750, 435,750। डन। तो ये डायनामिक डिस्काउंटिंग सिस्टम से हमने ढूंढ लिया। सेकंड, सेकंड कौन सा ढूंढने को बोला है, डायनामिक डिस्काउंटिंग कंप्लीट हो गया। सेकंड बोला है फैक्टरिंग फॉर्म ऑफर, फैक्टरिंग फॉर्म ऑफर। तो अब हमारा पूरा कैलकुलेशन होगा फैक्टरिंग फॉर्म के ऑफर से। हमें यहाँ कॉस्ट सेविंग का एनालिसिस करना होगा। देखते हैं कितना हमारा कॉस्ट टोटल फैक्टरिंग आता है, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना लगता है वो देख लेते हैं। हाँ, सिर्फ यहाँ पे भी हम कॉस्ट का पोर्शन ही देखेंगे, सेविंग का पोर्शन यहाँ पे हमें नहीं देखना है, क्योंकि हम सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके। तो सबसे पहले कमीशन लेगा 4% रिसीवेबल का। तो कमीशन
टोटल 90 लैक्स क्रेडिट सेल है हमारा, और उसका 4% ये कमीशन लेके जाएगा। तो 90 लाख का 4% ये हमारा हो जाएगा 3,60,000 का फैक्टरिंग का कमीशन होगा। डन। उसके बाद इंटरेस्ट, फैक्टर के ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा 15% से, तो उसका हम कैलकुलेशन गिनेंगे। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते थे, रिजर्व तक पहुंचते थे, रिसीवेबल हम कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए ये कितने दिन में हमारा एवरेज कलेक्शन का इसका पीरियड है। तो इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें यहाँ पे दिया है 25 डेज। लगता है यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मेरे से तो लगता नहीं है कुछ होगा। 3,60,000 है ये। ओके, तो हम जो अमाउंट अवेलेबल के लिए जो चार्ट बनाते थे वो बना लेते। सबसे पहले क्या लिखते थे, एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल कितने, 90 लाख इंटू गारंटीड पेमेंट 25 डेज का है, ये रहा। तो 25 डिवाइड बाई 360, तो 90 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 360 इंटू 1 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 6,25,000। माइनस हम करेंगे कमीशन, तो 6,25,000 इंटू 4% हमारा कमीशन है, इंटू 4%, तो ये हमारा हो जाएगा 25,000 का कमीशन। बाद में इंटरेस्ट चार्ज, फैक्टर कुछ अपने पास रिजर्व करता है, फैक्टर रिजर्व रखता है 12%, तो माइनस फैक्टर रिजर्व 6,25,000 इंटू 12%, तो 12% ये हमारा हो जाएगा 75,000। तो हमें मिल जाएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस 5,25,000 हमारा एडवांसिस हो सकता है, माइनस उसमें से करेंगे हम इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमारा कितना है, इंटरेस्ट हमारा है 15%, तो इंटरेस्ट 5,25,000 इंटू 15% इंटू ये 15% इंटरेस्ट है, बट ये कितने दिन के लिए हम दे रहे हैं, 25 डेज के लिए। 25 डिवाइड बाई 360 के लिए ये हमें फैक्टर हमें दे रहा है, तो 5,25,000 इंटू 15% इंटू 25 डिवाइड बाई 360, तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 5468.75, और ये हम माइनस कर देंगे 5,25,000 में से, तो ये हमारा आ जाएगा एडवांस 519531.25। ओके, अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट हमें चाहिए 5468.75 इंटू 360 डेज डिवाइड बाय 25 डेज, जिससे हमें पूरे साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 5468.75 इंटू 360 डिवाइड बाई 25 डेज, ये हमें मिलेगा 787,78750, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, हमारा इंटरेस्ट आ गया 78750। देन इंटरेस्ट के बाद हम इंटरेस्ट आ गया। इन एडिशन द कंपनी ऑल्सो द ऑप्शन टू एक्सटेंड द क्रेडिट पॉलिसी कस्टमर who do not avail this set to 70 which might increase the sale by 10%। ओके, और कुछ दिया है, एंड अब हम गिन लेते हैं जितना फंड हमें नहीं मिला है। तो 6,25,000 की रिक्वायरमेंट थी, हमें 5,25,000 रुपये दिए हैं, तो हमें 1,00,000 रुपये उन लोगों ने कम दिए हैं। ओके, तो हमें 1,00,000 के ऊपर हमारा इंटरेस्ट गिनेंगे इंटू 14%, तो 14,000 हमारा इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ओन फंड। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ओन फंड है वो कैसे कैलकुलेट होगा, मुझे रिक्वायरमेंट थी 6,25,000 की, कंपनी ने मुझे फैक्टर ने मुझे पैसे कितने दिए, 5,25,000 रुपए। ओके, मुझे 6,25,000 रुपए की जरूरत थी, फैक्टर ने मुझे कितने पैसे दिए, 5,25,000 रुपए। मुझे कितने पैसे कम मिले, 6,25,000 माइनस 5,25,000 रुपए, तो मुझे 1,00,000 रुपए कम मिले।
तो ये 1 लाख रुपए मैं कहाँ से लेके आऊंगा? घर से लेके आऊंगा। अब जब मैं 1 लाख रुपए घर से लेके आऊंगा तो मेरा ओन फंड, जो मेरा ओन फंड है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है? 14%। हाँ, मेरा ओन ओन फंड का इंटरेस्ट रेट है 14%, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 14% से। और ये इंटरेस्ट मैं कितने दिन के लिए लेके आऊंगा? अरे 1 लाख इंटू 14%, सॉरी, वो नहीं आएगा। 14,000 रुपीज मैं टोटल, इन टोटल में लेके आऊंगा। डन। तो मेरी सारी कॉस्ट आ गई, कमीशन की आ गई, इंटरेस्ट जो एडवांस पे देंगे वो आ गई, और ओन फंड से मैं कितना लेके आ रहा हूँ वो आ गया। अब इन सबका टोटल 3,60,000 78750 प्लस 14,000, ये हमारा होगा 452750। ओके, तो फैक्टरिंग फॉर्म ऑफर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड, ये हमारा वर्किंग नोट है, एज ए वर्किंग नोट 1। डन। थर्ड, इसके बाद हमारा है थर्ड पॉलिसी, हम क्या करेंगे? एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड। हम अपना जो क्रेडिट पीरियड है वो एक्सटेंड करेंगे, तो क्या होगा वो देख लेते हैं। क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर लेते हैं। डन। अब क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करके देख लेते हैं। बहुत लंबा सम है, बहुत लंबा, मतलब कि 10 मार्क्स के लिए भी ये तो वर्थ नहीं करता है। दो ही पॉलिसी दी हो तो ही वर्थ करता है, बाकी बहुत लंबा जाएगा ये सम। अब मैंने क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड किया, तो क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करने के लिए क्या बोला था? In addition, the company also has the option to extend the credit period for a remaining customer who do not avail a discount. जो डिस्काउंट अवेल नहीं करते उनके लिए 75 डेज हो जाएगा, विच माइट इंक्रीज सेल बाय 10%। उससे हमारा सेल हो जाएगा 10% इंक्रीज हो जाएगा, बट कुड रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग इन बेड डेट टू 1.5%। तो हमारा बेड डेट 1.5% से इंक्रीज हो जाएगा। डन, यहाँ तक पता चला। तो कैश डिस्काउंट, देन बेड डेट भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये दो जो कॉस्ट तो हमारी आ ही जाएगी। तो सबसे पहले कैश डिस्काउंट। अब मेरा टोटल क्रेडिट सेल था 90 लाख रुपीज का, प्लस उन लोगों ने क्या बोला, हमारा जो सेल है ना वो 10% से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर मैं 10% से सेल इंक्रीज करूं मेरा क्रेडिट सेल, तो वो कितना हो जाएगा? ये मैंने इंक्रीज कर दिया यहाँ से 10% का पूरा पोर्शन। डन। तो 90 लाख का 10% इंक्रीज होगा तो वो हो जाएगा 99 लाख। ओके, डिस्काउंट अवेल कितने कर रहे हैं? डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं 60% लोग। देखो डिस्काउंट अवेलेशन के लिए कुछ नहीं बोला है, तो हम लेंगे 60% लोग डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं। और उन लोगों को कितना डिस्काउंट मिल रहा है? और उन लोगों को डिस्काउंट अभी भी 2% ही मिल रहा है, कोई यहाँ पे इंक्रीजिंग टर्म की बात नहीं की। देखो, इन एडिशन द कंपनी ऑल्सो ऑप्शन टू एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड रिमेनिंग कस्टमर हु डू नॉट अवेल द डिस्काउंट, जो डिस्काउंट अवेल नहीं करते, टू अ 75 डेज विच मेट इंक्रीज द सेल बाय 10% बट कुड रिजल्ट इंक्रीज इन बेड डेट 1.5%। मतलब कि यहाँ पे डिस्काउंट की कोई बात की नहीं है, तो डिस्काउंट हमारा कितना रहेगा? 2% ही हमारा डिस्काउंट अभी भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, ये 2.5% वाला डिस्काउंट हमने आगे यूज कर लिया है, वो कौन सी पॉलिसी के लिए था? डायनामिक डिस्काउंटिंग पॉलिसी के लिए। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। तो इंटू 2%। ओके, तो ये है हमारा इंक्रीजिंग सेल, ये है हमारा जो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं उन लोगों का, और ये है कैश डिस्काउंट के परसेंटेज। तो 90 लाख प्लस 10% 99 लाख इंटू 60% इंटू 2%, तो हमारा हो जाएगा 118800, 118800। डन, यहां तक समझे? अब बेड डेट की बात कर लेते हैं। तो उन लोगों ने बोला बेड डेट जो होगा ना वो 1.5% हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बेड डेट अपना। स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, 1 मिनट तो मैं स्क्रीन है ना रिकनेक्ट करके देखता हूँ। स्टॉप मिररिंग, भाई साहब हो जा स्टॉप मिररिंग, 1 मिनट देना। ओके, कंप्लीट स्क्रीन आ गई है। अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने कैश डिस्काउंट गिना है। कैश डिस्काउंट में क्या था? 90 लाख का ओरिजिनल सेल था, 10% से वो इंक्रीज होने वाला था, 60% लोग डिस्काउंट अवेल कर रहे थे और 2% कैश डिस्काउंट मिल जाता, तो 118800 हमारा ये हुआ था। अब बेड डेट के लिए, ये बेड डेट हमारा 1.5% होगा, और हमें हम क्या पेनल्टी चार्ज करने वाले थे, कहाँ पे गया?
5% ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल आफ्टर 60 डेज। 60 डेज के बाद जितना भी हमारा रिसीवेबल रह जाएगा उसके लिए हमने क्या बोला था, हम उसके लिए 5% पेनल्टी चार्ज करेंगे। ओके, तो पेनल्टी एक तरीके से हमारा सेविंग होगा और बेड डेट हमारा कॉस्ट होगा। तो समझो बेड डेट है हमारा कॉस्ट है और पेनल्टी हमारा सेविंग की तरह हम ट्रीट करें और इन दोनों को सेट ऑफ कर दे तो मुझे नेट बेड डेट मिल जाएगा। तो हमें नेट बेड डेट ढूंढना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बेड डेट का कैलकुलेशन करते हैं, देन आफ्टर हम पेनल्टी का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, हमने ऊपर गिना था, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। सबसे पहले बेड डेट का कैलकुलेशन, बेड डेट इज इक्वल टू क्रेडिट सेल इनटू, ऐसा करो इसको अपने इस तरीके से, एमटीपी के फॉर्मेट से मुझे नहीं जाना है। बेड डेट इज इक्वल टू, बेड डेट हम कैसे गिनते, 90 लाख का टोटल क्रेडिट सेल था जो अब 10% से इंक्रीज हो जाएगा। डन। और इसके इंटू हमारा बेड डेट कितना आएगा, 1.5% इंटू 1.5%। तो 90 लाख प्लस 10% इंटू 1.5%, तो हमारा बेड डेट आएगा 148,500। ओके, अब हम पेनल्टी भी चार्ज करने वाले, ये बेड डेट का केस खत्म हो गया, यहाँ पे हम पेनल्टी चार्ज करने वाले हैं। तो पेनल्टी के लिए क्या बोला है कि प्लान इंट्रोड्यूस टू लेट पेमेंट पेनल्टी फॉर कस्टमर वुड टेक मोर देन 60 डेज एट 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल आफ्टर 60 डेज। 60 डेज के बाद कितने भी दिन तुम रखो तुम्हें 5% है ना, टोटल यहाँ पर एनम नहीं लिखा है, अगर पर एनम लिखा होता ना तो हम क्या करते, 60 डेज के बाद कितना डेज होता है वो कैलकुलेट करके, बट क्या बोला है यहाँ पे कि 5% आपको दे देने का, इज्जत से लेट पेमेंट जितना भी हो उसका 5% आपको दे देने का। बाद में आप 61 डेज पे भी जाओगे तो उतना ही पेनल्टी आपको देना पड़ेगा, और 65 डेज पे भी जाओगे तो उतना ही पेनल्टी देना पड़ेगा। इस सेंटेंस का मीनिंग ये होता है। तो पेनल्टी के लिए 90 लाख टोटल क्रेडिट सेल था, 90 प्लस 10% का उसमें इंक्रीज होगा, इनटू पेनल्टी कितना है, पेनल्टी है इन टोटल में 5%, तो 90 लाख, 90 लाख प्लस 10% इंटू 5%, तो ये हमारा 99 लाख इंटू 5%। एक मिनट। पेनल्टी किसको मिलेगी, पेनल्टी जो लेट पेमेंट करता है उसको मिलती है। तो 99 लाख का क्रेडिट सेल है टोटल, उसमें से 60% अवेल करते हैं डिस्काउंट, मतलब कि 60% लोग तो पेमेंट पेनल्टी से बच जाएंगे, तो 40% को ही लगेगी ना पेनल्टी। अरे बाबा यहाँ देखो, 60% कस्टमर अवेल द डिस्काउंट, मतलब कि इन लोगों ने फुल पेमेंट कर दिया होगा। अब फुल पेमेंट कितने लोगों ने नहीं किया होगा, 40% पीपल ने फुल पेमेंट नहीं किया होगा। ओके, इसको डालना ही पड़ेगा, यूनिक सम में अपने डाल दिया है ना, अच्छा है सम। तो 99 लाख का टोटल क्रेडिट सेल है, उसका 40% हमारा होगा जो लोग हमारा फुल पेमेंट नहीं कर रहे, इंटू 5%। तो ये हमारा हो जाएगा 1,98,000 माइनस में। वाई माइनस में, पेनल्टी वन टाइप ऑफ सेविंग होता है, पेनल्टी है ना वन टाइप की कोस्ट समझो या सेविंग समझो, ये सेविंग है हमारा, उस तरीके से समझो। तो ये माइनस होगा टोटल कॉस्ट में से। ओके, तो तीन चीज हमारी हो चुकी है। एंड अब एक लास्ट एंड फाइनल चीज हम ऐड करेंगे, एडमिन कॉस्ट को। हमने फर्स्ट ही समझाया था कि एडमिन कॉस्ट अगर फैक्टर नहीं है तो एडमिन कॉस्ट नहीं आएगा, बट फैक्टर है तो एडमिन कॉस्ट एज अ कॉस्ट हम ट्रीट करेंगे, वो है 1,20,000 का, 1,20,000 का। ओके, अब कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ रिसीवेबल, हमने वर्किंग नोट 1 बनाया था, वैसा ही फाइनेंसिंग रिसीवेबल का एक और कॉस्ट बनाएंगे। इसके लिए हमारा जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3। ओके, कंटाल गया मैं तो सम से ही। अच्छा समय, लेकिन बहुत बहुत लंबा समय। ओके, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 1 कहाँ गया हमारा, नहीं वर्किंग नोट नंबर 1 ये था। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा ये वाला था। तो वर्किंग नोट नंबर 1 की तरह ही हमें ये वर्किंग नोट नंबर 3 बनाना है। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले मुझे पता है मेरा क्रेडिट सेल है,
मेरा क्रेडिट सेल है 99 लाख का, 10% से 90 लाख इंक्रीज हो चुका है। देन अब सबसे पहले मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहिए होगा, वो भी रिवाइज्ड वाला। ओके, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब लास्ट वाले में क्या था एवरेज कलेक्शन पीरियड में कि द 10 10 डेज के अंदर 60% लोग अपना पेमेंट कर देते हैं, तो 10 डेज के अंदर 16% लोग अपना पेमेंट कर देते हैं। ओके, ये सही था। एंड अब रिवाइज टर्म में क्या हो गया, रिवाइज टर्म में ये हो गया कि अब 75 डेज हो गए, तो जो रिमेनिंग 40% कस्टमर है वो पेमेंट करते हैं 75 डेज के अंदर अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंटू इंटू, तो ये हमारा हो जाएगा 6 डेज, और ये हमारा हो जाएगा 75 इंटू 40%, 30 डेज, तो ये हमारा हो जाएगा 36 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड, या रिवाइज एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो भी आपको बोलना हो। ओके, अब सबसे पहले हम करेंगे बैंक। तो बैंक 99 लाख रुपीस 1/2 इंटू 36 डेज का कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाई 360 इंटू कितना था परसेंटेज, 50% इन टोटल में उसका था। रिवाइज तो नहीं हुआ है ना। कोस्ट ऑफ फंड, ओके, कोस्ट ऑफ फंड राइज टू एक्सपेक्टेड नेक्स्ट 60% फॉर द, ओके, ये नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है, तो अभी हमें उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पढ़ो, वहां पे है ना नेक्स्ट ईयर लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर अभी इंपैक्ट नहीं करेगा, ये नेक्स्ट ईयर में जाके इंपैक्ट करेगा। तो अभी तो हम करंट ईयर का कोस्ट मैच कर रहे हैं, तो ये वाला लाइन बेकार है, ठीक है। जब इतना बड़ा सम होता है तो छोटी मोटी चीजें हमसे भूल हो जाती है, और भूल में है ना ऐसा होता है जैसा आप अभी करने जा रहे थे। तो हमारा कितना है 50%, तो 50 डिवाइड बाई 100, तो हमारा ये हो जाएगा बैंक के हिसाब से 99 लाख इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू 36 डिवाइड बाई 360 इंटू 50%, ये हमारा हो जाएगा 74250। अब ओन फंड, ओन फंड हमारा है 99 लाख इंटू 1/2 डिवाइड बाई इंटू 36 360, और हमारा ओन फंड का इंटरेस्ट रेट कितना है, ओन फंड का इंटरेस्ट रेट है 14%, 40 डिवाइड बाई 100, 99 लाख इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू 36 डिवाइड बाई 360 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, ये हमारा हो गया 69300, और टोटल कॉस्ट ऑफ फंड हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 143550, ये हमारा आ गया टोटल फाइनेंस कॉस्ट। भाई साहब बहुत बड़ा सम था। तो टोटल फाइनेंस कॉस्ट हमारा आ गया 143550, इसका टोटल हो जाएगा 1,20,000, 1,48,500 प्लस 11,8800 माइनस 1,98,000, तो ये हमारा आ जाएगा 332,850। डन। अभी है ना इस समय में एक मस्त चीज आप लोगों को दिखाऊंगा, एमटीपी ने क्या किया और हमने क्या अलग अलग चीज किया है। ओके, एक टेबल बना लेना। ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट। ओके, 3 पॉलिसी थी, तीनों पॉलिसी के नाम लिख देते हैं, 1 2 3। पहली थी डिस्काउंटिंग पॉलिसी, आप पूरा नाम लिख देना, जो भी पॉलिसी का नाम यहाँ पे लिखा है उसी हिसाब से लिख देना। दूसरी थी फैक्टरिंग पॉलिसी, और थर्ड थी एक्सटेंड पॉलिसी, कि हमने नंबर ऑफ डे एक्सटेंड कर दिया। डिस्काउंटिंग पॉलिसी हमारा कितना आया था आंसर, 435750, 435750। एक्सटेंडेड पॉलिसी से आया था 143550, एंड ये सेकेंड वाली पॉलिसी से कितना आया था फैक्टरिंग से, 452750, 452750। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में, एक्सटेंडेड पॉलिसी से। तो हम क्या बोलेंगे भाई, रिकमेंडेशन अब आप लोग लिख लेना कि एक्सटेंडेड पॉलिसी यूज करनी चाहिए, क्योंकि जोमो लिमिटेड शुड एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड एंड कंटिन्यू इन हाउस मैनेजमेंट। दिस ऑप्शन विल नॉट ओनली रिड्यूस द कोस्ट बट ऑल्सो इंक्रीज द सेल बाय 10%। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा कोस्ट
कोस्ट नहीं, कोस्ट सिर्फ डिक्रीज नहीं कर रहा है, सेल भी 10% से इंक्रीज हो रहा है, और फैक्टरिंग इस देन इतना लिख दोगे बहुत है। ओके ओके, अब है ना मुझे एक और चीज फिर से गिनवानी है, मुझे है ना ये वाला पूरा पोर्शन अपने को फिर से गिनना है। रीजन है कि आईसीआई ने यहाँ पे एक अलग मेथड यूज किया है और हमने हमारा स्टैंडर्ड मेथड यूज किया है। ठीक है, तो ये है ना, आप अल्टरनेटिव टू समझ के रख लेना। बाकी मैंने जिस हिसाब से बताया ना वो भी एक सही ही है, वो कभी गलत नहीं है। ठीक है, बट ये है एज पर एमटीपी, एमटीपी में जो आपका आंसर दिया है। एमटीपी में क्या किया है, एमटीपी में तो बहुत वाहियात तरीके से दिया है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ एमटीपी में एक्चुअली उसने क्या किया है। एमटीपी ने किया है 6,25,000। हम इंटरेस्ट ढूंढ रहे थे ना, तो हमारा इंटरेस्ट भी रिवाइज होगा और ये दोनों चीज हमारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो 6,25,000 माइनस हमने हमारा कमीशन माइनस कर दिया 25,000, तो ये हो जाएगा 6 लाख रुपीज। ओके, अब उन्होंने ये फ्री रिजर्व गिनने के लिए क्या किया है पता है, वाहियात तरीका, ये जो 6 लाख है ना इसके ऊपर 10% लगा दिया है। तो 6 लाख का 10% 60,000। अब हमारा आएगा 6 लाख माइनस 60,000, 5,40,000। ओके, अब हम ये 5,40,000 पे इंटरेस्ट गिनेंगे। इंटरेस्ट का परसेंटेज हमारा कितना था, 50, 12, 50। एक मिनट रुको, ये 12% है, इंटू 12%। ओके, 6 लाख इंटू 12%, ये हमारा हो जाएगा 7,20,000, 72,000। ये हमारा हो जाएगा 5,28,000। इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 5,28,000 इंटू परसेंटेज कितने हैं, परसेंटेज है इंटरेस्ट चार्ज 15%, इंटू 15% इंटू 25 डेज, इंटू 25 डिवाइड बाई 360। तो यहाँ पे रिवाइज इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 15% इंटू 25 डिवाइड बाई, अरे रे भाई रुक जा, डिवाइड बाई 3, फोटो 5,28,000 इंटू 15% इंटू 25 डिवाइड बाई 360। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 5500। ये हमारा आंसर आ जाएगा 5500 माइनस 5,28,000। तो ये हमारा आ जाएगा 522500। ये हमारा एडवांस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन चेंज हो जाएगा, ये भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन कितना हो जाएगा, 5500 इंटू 360 डेज डिवाइड बाई 25 डेज, 5500 इंटू 360 डिवाइड बाई 25 डेज, 79200। ओके, लास्ट में आप देखोगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना था, 78750। ये हमारा इंटरेस्ट था 78750। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अपने ने जो किया था, इसको क्या लिखूं, माई स्टाइल लिख देता हूँ, माई स्टाइल एमटीपी स्टाइल। तो माई स्टाइल से आंसर आया था 78750 और एमटीपी से आंसर आया था 79200। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 450 रुपए का डिफरेंस है। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन ओन फंड की बात करते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया कि 6,25,000, 6,25,000 रुपए मुझे टोटल रिक्वायरमेंट थी, और मैंने निकाले मुझे एडवांस अवेलेबल कितना हुआ, 5,28,000 का माइनस 5,28,000 का इंटू, इससे हमने हमारे ओडी के परसेंटेज कहाँ है, हमारे ओडी के परसेंटेज पोस्ट आउट ऑन फंड के परसेंटेज ये रहे 14% इंटू 14% इन लोगों ने कर लिया। तो ये हमारा आ जाएगा 6,25,000 माइनस 5,28,000 इंटू 14%, ये हमारा आ गया 13,580। और माई स्टाइल से कितना आंसर आया था इसका, 14,000 रुपीज, 14,000 रुपीज। अब आप इन दोनों के बीच में है ना डिफरेंस देखोगे ना, तो ये आएगा 420 प्लस 450, मतलब है ना
इन टोटालिटी में डिफरेंस जो है ना वो सिर्फ है ना 30 रुपए का ही होगा। 3,60,000 प्लस 79200 प्लस 13580 4527,800 452780। अब आप ये अमाउंट और ये अमाउंट का डिफरेंस निकालोगे ना तो ये 30 रुपीज का ही डिफरेंस है, ठीक है। बट मैंने एमटीपी में जो जैसे किया है वो भी बता दिया, और आईसीआई सबसे ज्यादा जो करता है ना वो मेथड भी मैंने बता दिया। तो डन। हाँ, कितने बजे? 12:30। एक आध सम और गिन ले, चैप्टर को ही ओवर कर डालते हैं। तो हमारा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन 21 खत्म हो गया। 22, ओके। 23 होमवर्क में मुझे देखना भी नहीं है। 24 हो गया। 23। एक मिनट मुझे देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, 23 बाकी है। 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है, 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 बाकी है। ओके, क्वेश्चन 8 जैसा एक और क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 12 बाकी है, मतलब 5 क्वेश्चन हुए। 2, 23, 8, 12। ओके डन। टोटल 5 क्वेश्चन बाकी। ऐसा करते हैं, पांचों क्वेश्चन हमें ना शांति से गिन लेंगे, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन एक एक करके कल कंप्लीट कर लेंगे। ऑलरेडी हमने 1 hour 30 minute का हमारा हो चुका है लेक्चर। तो कंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो सम हमने अभी क्वेश्चन 21 की गिना था वो मेरा एक्सपेक्टेड सम नहीं था, बहुत लंबा और बहुत बड़ा सम था। अराउंड 30 मिनट ऊपर ऊपर हमने टाइम लगाया उसके ऊपर, ठीक है। तो हम आज शांति से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 21 गिन लेना। अपने दोस्तों को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना। यूनिक सीरीज दिसंबर में आपको मिल जाएगी, तो यूनिक सीरीज के लिए है ना तैयारी रखना कि यूनिक सीरीज में जो सम मिलेंगे ना शायद वो है ना देखने को मिल जाए हमें वहां पे। ये यूनिक सीरीज सम का मतलब यूनिक ही नहीं होगी, यूनिक और कॉमन मिस्टेक सम भी हम यहाँ पे आपको दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।